वेलकम टू ऑल क्लास स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स में। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा गुटनिरपेक्षता। तो बने रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स में। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो 12th क्लास गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अर्थ, स्थापना, संस्थापक या स्थापक राष्ट्र, उनके नेता और अब कितने सदस्य हैं और आखिरी सम्मेलन कब हुआ। इसके बाद इसके अंदर आता है गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य और सिद्धांत, उसके फीचर्स, उसके प्रिंसिपल्स, वो जिन पर काम करेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिन उद्देश्यों और सिद्धांतों को मानकर काम करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। अब साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र या एक बड़ा राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपना गुलाम बना लेता है, राजनीतिक तौर पर उस पर कब्जा कर लेता है, और उपनिवेशवाद जिसको कॉलोनी बना लिया जाता है, जिसको उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसा कि पुराने अपने 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ, यूरोप के देशों ने एशिया, अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के देशों पे कब्जा किया, वहां पर शोषण किया, उनको अपना गुलाम बना के रखा, उनको अपना उपनिवेश या कॉलोनी बना कर रखा। तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र और उससे जुड़े हुए जितने भी देश हैं, सदस्य हैं, वो पहला प्रिंसिपल ये मानेंगे कि साम्राज्यवाद, जिसमें एक देश दूसरे देश पर या शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर राष्ट्र पे कब्जा करके राजनीतिक तौर पर उसे गुलाम बना के उसे अपनी कॉलोनी या उपनिवेश बनाकर उसके संसाधनों का शोषण करता है, वहां के लोगों के साथ अन्याय करता है या उसे अपना गुलाम बना के रखता है, तो उसका विरोध किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यदि कोई राष्ट्र, बड़ा विकसित राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र को कब्जा करेगा, उसे गुलाम बनाएगा, राजनीतिक तौर पर अपना गुलाम बनाकर अधीन करेगा, तो सारे गुटनिरपेक्ष राष्ट्र उसका विरोध करेंगे। साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट, जातिवाद या यूं कह लो जाति भेद और नस्लवाद का विरोध। आप ये कह सकते हो कि जो भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होंगे वो जाति भेद, नस्लवाद और इसके साथ साथ रंग भेद का भी विरोध करेंगे। अब जातिवाद कैसा? जैसा अंग्रेजों ने फैलाया। अंग्रेजों ने कहा हम उच्च जाति के हैं, हम उच्च नस्ल के हैं, हमारी नस्ल श्रेष्ठ है, इसीलिए हम शासक बनेंगे, हम लोग शासक बनेंगे, और जो लोग एशिया अफ्रीका के हैं इनकी नस्ल नीच है, कमजोर है, ये लोग शासित बनेंगे। अर्थात अंग्रेज उच्च नस्ल के हैं, उनकी जाति श्रेष्ठ है, वो हम पर राज करेंगे, और हम लोग कमजोर नस्ल के हैं, एशिया अफ्रीका के देश, और उन पर वो कमजोर हैं तो वो लोग शासित रहेंगे या वो हम पर शासन करेंगे। इस तरह का भेदभाव आप जानते हैं पहले होता था। और रंग भेद से आप भली भांति परिचित हैं। रंग के आधार पर भेदभाव किया। अभी आपने देखा होगा अमेरिका में भी एक रंग भेद की घटना चल रही है, जहां पे एक काले व्यक्ति के साथ पुलिस ने मारपीट कर दी और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं वो जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे यदि कोई श्रेष्ठ साबित करता है या दूसरे के साथ भेदभाव करता है और रंग के आधार पे भेदभाव करता है, तो सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। और भारत ने इसमें सबसे ऊपर नाम भारत आता है। एक देश का नाम आपने क्रिकेट में खेलते हुए या देखा होगा या सुना होगा, वो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आपने देखा होगा कि 1992 के वर्ल्ड कप में खेली, लेकिन इससे पहले 80 के दशक में उसके ऊपर बैन लग गया था, प्रतिबंध लग गया था, क्योंकि वहां पर रंग भेद होता था।
काले लोगों के साथ रंग भेद होता था या भेदभाव होता था। काले लोगों को समान अधिकार नहीं दिए गए थे, इसलिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, समाप्त कर दिए थे। दक्षिण अफ्रीका से कोई विदेशी संबंध भारत ने स्थापित नहीं किया, क्योंकि वहां पर काले लोगों के साथ रंग भेद होता था, भेदभाव होता था। 1994 में वहां पर रंग भेद समाप्त हुआ। नाइनटीन 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद समाप्त हुआ और वहां पर स्वतंत्र चुनाव हुए। वहां पर स्वतंत्र चुनाव हुए राष्ट्रपति के। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त करते हुए स्वतंत्र चुनाव होते हैं और वहां के राष्ट्रपति चुने जाते हैं नेल्सन मंडेला। ये एक अश्वेत काले व्यक्ति थे जिन्होंने लंबा संघर्ष, जिनके नेतृत्व में यूं कह लो कि एक बहुत बड़ा काले लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया और आखिरकार उनकी जीत हुई और वो राष्ट्रपति बने और दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पे काले लोगों के साथ जो भेदभाव होता था वो समाप्त हुआ। और जब ये चुनाव हुए तो भारत ने भी अपना पर्यवेक्षक दल वहां पर भेजा। भारत ने कुछ व्यक्तियों को एक दल बनाकर दक्षिण अफ्रीका के चुनाव को में जो हो रहे थे उनको वहां भेजा दक्षिण अफ्रीका में। भारत ने भी स्वतंत्र चुनाव जो दक्षिण अफ्रीका में हो रहे थे वहां पर अपना एक पर्यवेक्षक दल भेजा जो ये देखता कि वहां पे चुनाव स्वतंत्र हो रहे हैं या नहीं और क्या वहां पर काले लोगों को भी स्वतंत्रता पूर्वक वोट डालने दिया जा रहा है या समान अधिकार दिया जा रहा है या नहीं। तो इस प्रकार जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होंगे वो जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर यदि कहीं भी भेदभाव हो रहा है तो एक होकर उसका विरोध करेंगे, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। उदाहरण के लिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका से पहले से रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि वहां काले लोगों के साथ भेदभाव होता था, रंगभेद होता था। 1994 में जब वहां रंगभेद समाप्त हुआ, स्वतंत्र चुनाव हुए, वहां के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला बने। उस चुनाव में भारत ने भी अपना एक पर्यवेक्षक दल भेजा था और उसके बाद ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका से संबंध स्थापित किए। नाइनटीन 1994 के स्वतंत्र चुनाव के बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका से संबंध स्थापित किए। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य सिद्धांत में पहला साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का विरोध और दूसरा जाति भेद और नस्लवाद का विरोध, रंग भेद का विरोध। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तो गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य और सिद्धांत में हमारा तीसरा पॉइंट है विश्व शांति और यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन। जितने भी राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ेंगे, इसमें शामिल होंगे, वो सदैव विश्व शांति का समर्थन करेंगे। यदि कोई राष्ट्र विश्व शांति को भंग कर रहा है, एक राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपना फायदा बनाने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र पे आक्रमण कर रहा है, शांति को भंग कर रहा है, तो ऐसे में सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ आलोचना करेंगे और जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं वो यूएनओ के नियमों को, यूएनओ के सिद्धांतों को और यूएनओ के चार्टर में लिखे जितने भी उद्देश्य हैं उन सब के अनुसार आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे। अर्थात हर चीज में गुटनिरपेक्ष राष्ट्र पहली प्राथमिकता देंगे विश्व शांति को, आक्रमणकारी राष्ट्रों का विरोध करेंगे, आक्रमण ना हो, विश्व शांति खराब ना हो, विश्व शांति
भंग ना हो और यूएनओ के चार्टर नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। यूएनओ का अगर कहीं किसी यूं कह सकते हो कार्रवाई की है, यूएनओ ने कहीं पर किसी आक्रमणकारी राष्ट्र का विरोध किया है, तो सदैव यूएनओ का समर्थन करेंगे ताकि विश्व में शांति की स्थापना हो, विश्व में शांति बनी रहे। तो गुटनिरपेक्ष उद्देश्य का तीसरा जो उद्देश्य और सिद्धांत का तीसरा मेन पॉइंट आता है वो है विश्व शांति और यूएनओ का समर्थन। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, निरस्त्रीकरण। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र भली भांति इस बात से परिचित हैं और इस बात से को मानकर चले कि शस्त्रों की होड़ या शस्त्रों के निर्माण से जितने ज्यादा शस्त्र उतना ज्यादा खतरा और उतना ज्यादा भय। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जितने भी आएंगे वो इस उद्देश्य के साथ साथ इस एक बड़े भय को मान के चलते हैं कि जितने ज्यादा शस्त्र होंगे, जितने ज्यादा शस्त्रों की होड़ होगी, कंपटीशन होगा, विश्व में उतना ज्यादा खतरा होगा, उतना ज्यादा भय बना रहेगा। इसलिए जरूरी है कि शस्त्रों की होड़ को कम किया जाए, शस्त्रों के निर्माण को कम किया जाए, शक्तिशाली भयंकर अस्त्र, रासायनिक, जैविक, परमाणु अस्त्र जो बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं उनका निर्माण कम किया जाए, उनको ना किया जाए या परमाणु शस्त्रों को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। और दूसरा, शस्त्रों की होड़ से खतरा होता है, भय होता है, इससे मनुष्य भय में जीता है। इसलिए सदैव शस्त्रों के होड़ को कम करना, समाप्त करना और निरस्त्रीकरण का समर्थन करना। इसके उदाहरण में आप यह भी लिख सकते हो कि भारत, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है, यहां पर निरस्त्रीकरण से संबंधित एक सम्मेलन भी हुआ 1983 में। भारत में निरस्त्रीकरण से संबंधित या निरस्त्रीकरण के लिए एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया 1983। तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र में भारत जो मुख्य देश बोला जाता है वो ये बात को मानते हैं कि शस्त्रों की ओर खतरनाक है, शस्त्र खतरनाक हथियारों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए और धीरे धीरे बड़े हथियार जो खतरनाक हथियार हैं इनको समाप्त भी किया जाना चाहिए। निरस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं और भारत ने नई दिल्ली में एक निरस्त्रीकरण से संबंधित सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो 12th क्लास, नेक्स्ट हमारा गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य और सिद्धांत में 5वां पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन पर बल या यूएनओ के पुनर्गठन पर बल। यूएनओ जो एक सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसमें अगर देखा जाए तो ज्यादा प्रभाव विकसित देशों का है या यूं कह लो बड़े राष्ट्रों का है, जो शक्तिशाली राष्ट्र है। यूएनओ में ज्यादा प्रभाव बड़े राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र या विकसित राष्ट्रों का देखने को मिलता है और विकासशील देशों के जो भूमिका है वो नगण्य है या यूं कह लो शून्य के बराबर है। तो मैंने आपको पहले बताया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ज्यादातर कौन शामिल हैं? विकासशील देश। और ये विकासशील देश बहुत ज्यादा है विश्व में, लेकिन इनकी प्रभाव, इनकी भूमिका यूएनओ में बिल्कुल शून्य है या यूं कह लो बिल्कुल शून्य के समान है। इनको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो अब सब विकासशील देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े, इनको एक मंच प्राप्त हुआ है जहां गुटनिरपेक्षता के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। तो इन्होंने पहला सबसे बड़ा जो इसमें परिवर्तन लाने की मांग की है वो किया है पुनर्गठन। ये लोग या ये देश, सारे गुटनिरपेक्ष देश इस बात पर
अपनी बात को रख रहे हैं या अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन किया जाए, इसके ढांचे में बदलाव किया जाए, ढांचे में बदलाव किया जाए, विकसित देशों को जो प्रभाव है उसको कम किया जाए और विकासशील देशों को भी महत्व दिया जाए। अब सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र एक होकर यह बात उद्देश्य में और सिद्धांत में उठा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में विकासशील देशों का भी प्रभाव बढ़े, उनको भी महत्व दिया जाए और विकसित देशों के प्रभाव को कम किया जाए, सभी को समान माना जाए। तो पांचवा उद्देश्य और सिद्धांत है यूएनओ के पुनर्गठन या इसके ढांचे में बदलाव की मांग। छठा आता है नियो की स्थापना। नियो क्या है इसको समझ लो। नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। ये टॉपिक आपका उसमें भी आएगा आगे इस चैप्टर के एंड में, लेकिन नई और पुरानी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समझ लो। ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्र इस बात पर एकमत है या सभी लोग मिलकर एक ही आवाज उठाते हैं कि एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में या दिल में एक बात आ सकती है, पुरानी और नई में क्या अंतर है? जिस तरह एक देश की अर्थव्यवस्था होती है ऐसे ही विश्व की एक अर्थव्यवस्था है। अब पुरानी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? पुरानी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आप देखोगे तो वो विकसित देशों के हित में है। पुरानी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों के हित में है, अर्थात इसका लाभ केवल विकसित देशों को मिलता है। विकासशील देशों को पुरानी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई लाभ या कोई फायदा नहीं मिलता। और मैंने आपको बताया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सबसे ज्यादा देश कौन से जुड़े हुए हैं? विकासशील। तो अब ये सभी विकासशील देश एक मत होकर गुटनिरपेक्षता के मंच से आवाज उठा रहे हैं। अपना उद्देश्य सिद्धांत रखा है कि एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए और इस नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों को भी लाभ मिले या महत्व दिया जाए। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्र ये आवाज उठा रहे हैं, मांग रख रहे हैं कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए और विकासशील देशों को भी इसका लाभ मिले, इसको महत्व दिया जाए, या अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में जो सारे के सारे लाभ और फायदे जिस पर विकसित देशों ने कब्जा कर रखा है, उनका लाभ, उनका फायदा विकासशील देशों को भी मिले, विकसित देशों के अलावा विकासशील देशों को भी समान महत्व और समान लाभ मिले। तो छठा उद्देश्य है नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग या स्थापना। और लास्ट 7th आएगा पर्यावरण की सुरक्षा पर बल। जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं वो ज्यादातर विकासशील हैं और उन देशों में इस चीज के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी जरूरी है। पुराने जो अपने विकसित राष्ट्र, पुराने जमाने की जो सोच है कि जैसे विकसित देश कह लो, अमेरिका, ब्रिटेन, इनकी सोच क्या है? इनकी सोच यह है प्रकृति का जमकर शोषण करो, प्रकृति का जितना हो सके उतना शोषण करो, उसका उपभोग करो, इस्तेमाल करो। लेकिन विकासशील देश जैसे भारत, इनकी संस्कृति में कहा गया है प्रकृति से उतना ही लो जितनी आवश्यकता है, विलासिता को त्यागो, आवश्यकता के अनुसार लो। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने उद्देश्य सिद्धांत में इस बात को मेंशन किया है, इस बात पर जोर दिया है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी जरूरी है और सभी राष्ट्रों को
पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो, अपनी विकास की गति को पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर काम करे, ताकि भविष्य में पर्यावरण सुरक्षित रहे और मनुष्य पर कोई खतरा ना आए। तो इस हिसाब से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मैंने उद्देश्य सिद्धांत आपको 7 पढ़ाए। आप एक 8वां और लिख सकते हैं चाहे तो, विकासशील देशों की एकता पर बल या ध्यान। विकासशील देशों की एकता पर बल या ध्यान। आप चाहें तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। वैसे 6 नंबर में मैक्सिमम 6 ही पॉइंट आते हैं, फिर भी 8वां है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र। मैंने आपको पहले ही बताया ज्यादातर विकासशील है, तो इन लोगों का या इन देशों का मानना है कि विकासशील देश, जितने भी विकासशील देश है, इनकी सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। गरीबी, पिछड़ापन, बेरोजगारी, कुपोषण, और जितने भी विकासशील देश है, अगर इनकी समस्याएं एक जैसी है और ये सारे विकासशील देश आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का समर्थन करें, तो बिना विकसित देशों के मदद के, बिना किसी दूसरी मदद के, विकासशील देश खुद स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए विकासशील देशों ने अपनी एकता पर बल या ध्यान दिया है। उद्देश्य और सिद्धांत में इस बात को माना है कि सभी विकासशील देशों को एक दूसरे के साथ एकता बनानी चाहिए और एक दूसरे की समस्या में सहयोग और समर्थन करना चाहिए। और विकसित देशों के बिना भी अगर ये देश एक होकर काम करे तो वो एकता के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आपके सामने उद्देश्य और सिद्धांत 8 हैं। आप मुख्यतः जो ऊपर वाले 6 हैं इनको अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि 6 से ज्यादा अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आपको आगे काम आएगा जब आप आगे ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपके उद्देश्य और सिद्धांत 6 हैं। इन 8 को अच्छी तरह से याद रखना। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी हमने पढ़े हैं गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य और सिद्धांत। आप इन सबको अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये आगे भी आते हैं।